जय हिंद दोस्तों। तो बनाते हैं आज का क्वेश्चन, और ये एनटीपीसी के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? आंसर देंगे इसका। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है क्रोमैटिक धागों का, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि क्रोमैटिक धागे जो होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। एक जाल सा यहाँ पर संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन से वो बने होते हैं। कोशिका विभाजन के समय धागे ही सबसे पहले अलग हो जाते हैं, संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जो कि गुणसूत्र का निर्माण का मूल कारण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के लसिका कोशिका किस अंग से बनती है? तो बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। जो लसिका कोशिका होती है वह किस चीज़ से बनती है? लसिका कोशिका को हम बोलेंगे लिम्फेटिक सेल। यह एक प्रकार का WBC होता है। WBC का एक टाइप है। तो बताएंगे कहाँ बनती है? तो इसका भी सही आंसर है तिल्ली। सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है तिल्ली। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक नामक रोग। हाँ जी है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? यहाँ पर जीव का नाम पूछा है आपसे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी के लिए खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? जीव का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम। पूरा इसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल जीव पूछा है तो उसका कैटेगरी होगा माइक्रोबैक्टीरियम। उसमें आपको अगर पूछ देता किस बैक्टीरिया से होता है तो आप बताते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सामान्यतः इसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनको ये प्रभावित करते हैं, जो आपके लंग्स वाले भाग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लगाए से लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाले जो मृत जीवी है, जो जीवाणु है, वो क्या है? नाम बताइए। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। ज़्यादातर लड़कों का इसका आंसर गलत आने का चांस है। बताएंगे, पहले वीडियो को रोक ले, खुद आप बनाएं, फिर आंसर आएगा तो देखेंगे। तो राइजोबियम गलत आंसर है, इसका राइजोबियम नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है धान के उत्पादन में। राइजोबियम होता है दलहनी पौधों में। तो यहाँ पर होगा एनाबिना। एनाबिना भी क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया संघ का जीवाणु है, जो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से पोषण प्रदान करता है धान में। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। बना। तो इसका सही आंसर देंगे, बताएंगे इसका सही आंसर। कायिक अंगों में कौन शामिल नहीं है? क्या होगा आंसर इसका? बीज। सबसे पहले हम जानते हैं कि पादप में अंग दो प्रकार के होते हैं। जो भी प्लांट होता है इसमें दो तरह के अंग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है कायिक अंग, और दूसरा होता है प्रजनन अंग। तो कायिक अंग में कौन कौन आते हैं? तो कायिक अंग में आपका आएगा, कायिक अंग के अंतर्गत आपका आएगा तना, पत्तियां। कायिक अंग में लिख लेंगे तना, पत्तियां, जड़, ये सब इसमें शामिल होती हैं। बाकी प्रजनन अंग में होता है बीज, फल, पुष्प इत्यादि शामिल होते हैं। बीज, फल, पुष्प। ठीक है, तो सही आंसर इसका बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
किस अवस्था में, हाँ, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर बताएं। किस अवस्था में जो गीले कपड़े होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ देते हैं। मतलब पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ABCD छूट गया है टाइपिंग में। तो पहला ऑप्शन है 100% आर्द्रता होनी चाहिए और 20 डिग्री 60 डिग्री तापमान होना चाहिए। टेम्परेचर है ये सब टेम्परेचर है जो साइड में लिखा है। तापमान 60 डिग्री है, सेकंड में टेम्परेचर है 20 डिग्री 60 डिग्री, और आर्द्रता इसमें दे दिया है। तो जो कपड़े सूखने की सबसे बेहतरीन स्थिति है उसमें आर्द्रता क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो आर्द्रता कम किस में है? आर्द्रता बी में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसी दो में से एक आंसर होगा। जिसमें आर्द्रता कम होता है आंसर वही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और हम चीज़ देखते हैं कि आर्द्रता तो कम हो गया बी में 20% और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो टेम्परेचर है कहाँ है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, दाब। इसका सही आंसर आपके सामने है, दाब है। ध्वनि तरंग क्या है? आंतरिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसकी ध्वनि की जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। परंतु दाब परिवर्तन पर इसके वेग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो प्रेशर से बढ़े या घटे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करें, बनाए इस क्वेश्चन को। हाँ, बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस चीज़ को बोलोमीटर से मापा जाता है? बताएं आंसर इसका। तो इसका सही आंसर बता देते हैं, बी है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। बोलोमीटर क्या है? अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशोषक पट्टियाँ लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ा होता है। धातु की एक पतली इसमें अवशोषक पट्टी लगी होती है जो क्या काम करता है? तापीय स्रोत से जुड़ा होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे MRI डॉक्टर लिखता है MRI स्कैन कराइए। तो MRI स्कैन किस में किया जाता है? किस इसके लिए किया जाता है? और इसमें जो होता है वो होता क्या है? मानव शरीर के विभिन्न अंगों की जांच की जाती है इसके थ्रू। ठीक है, MRI। तो इसमें किस रे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ध्वनि तरंग, एक्सरे, पराश्रव्य तरंग और चुंबकीय तरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, चुंबकीय तरंग। MRI का फुल फॉर्म लिख लेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें क्या होता है? एक प्रबल चुंबक का प्रयोग करके रेडियो तरंग उत्पन्न किया जाता है। रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी हम कार्य अवधि पर बाद में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, CT स्कैन कराने में, चलिए लगे हाथ इसको बनाइए। CT स्कैन कराने में प्रयोग में लाई जाती है। जब हम CT स्कैन कराते हैं तो उस समय किस रे का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे। CT स्कैन के समय किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। एक्सरे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरे कंप्यूटर के द्वारा जुड़ा होता है, वहाँ पर एक्सरे छोड़ी जाती है, उससे जो इमेज बनती है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर आता है। जहाँ पे क्या होगा आपको इसमें अस्थियाँ आदि के चित्र निर्मित किए जाते हैं। CT स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों का एक्सरे किया जाता है। आंतरिक भागों का जो इंटरनल पार्ट है आपका,
उसकी इमेजिंग की जाती है, मल्टीपल एंगल से लिए जाते हैं इमेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन, इसको बनाइए। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बनाइए। कॉस्मिक किरणों के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ABCD है, 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा। बनाइए, चलिए बताएंगे कॉस्मिक किरणों के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कॉस्मिक किरणें हैं वो क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन सी है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग रेडियो तरंग होती है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होती है, दृश्य प्रकाश होता है, विजुअल लाइट होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, एक्सरे होता है और गामा किरणें होती है। ये सब होते हैं आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का इतना ही कैटेगरी है, उसमें कॉस्मिक किरणें नहीं है। हम कॉस्मिक किरणों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का तो भाग है नहीं, ये क्लियर हो गया, लेकिन ये उच्च ऊर्जा विकिरण है जो कि सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होती है। जो भी हम लोग का सौर मंडल है उसके बाहर ये किरणें आपको मिलेंगी, सौर मंडल के बाहर ये किरणें मिलती है। ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। अंतरिक्ष में जो इनका स्पीड होगा वो प्रकाश की गति के इक्वल होगा। कॉस्मिक किरणों को 1912 ईस्वी में खोजा गया था। वैज्ञानिक थे विक्टर हेस। कौन खोजा था इसको? VICTOR, विक्टर हेस, HESS, विक्टर हेस लिख लेंगे। कब खोजा गया था इसको? 1912 में, विक्टर हेस के द्वारा। विक्टर हेस के द्वारा इसे 1912 में किया गया था। ये सौरमंडल के बाहर विचरण करती है। ये सूर्य से ही उत्पन्न होती है लेकिन अंतरिक्ष में वितरण करती है। ठीक है, तो रिवीजन करें, फास्ट रिवीजन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट